स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी बीएड 2018 का। हम यहाँ पे आज पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं हिंदी। और आप जैसा कि जानते हैं कि सामान्य हिंदी हमारा जो पोर्शन है, इसमें हमारे हर साल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और अगर कहा जाए स्पेशली तो देखिए कुछ हमारे स्पेशल टॉपिक हैं, उन पे ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको वो जो हमारा टॉपिक है वो भी आपको अच्छे से रेडी हो जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन 81 की। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी नहीं है। अब आपको इतना तो मालूम है कि अनेकार्थी क्या होता है। देखिए, ऐसा कोई भी वर्ड जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको हम अनेकार्थी बोलते हैं। तो अगर मैं स्पेशली बात करूँ कि हमारा जो गो है, ठीक है, इसके कौन कौन से अर्थ वाले नाम हो सकते हैं, तो देखिए आपको एक याद रखना है। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रहा हूँ। जैसे गो, हमारा जो शब्द इसका बाण, ठीक है, बाण भी एक अनेकार्थी शब्द है। उसी के बाद हम यहाँ पे आँख की बात करेंगे। आँख हमारा एक शब्द होता है इसी का। नेक्स्ट हमारा है वज्र। फिर यहाँ पे इसको गाय भी कहा जाता है। स्वर्ग भी हम कहते हैं, इस शब्द का जो एक मायने होता है वो स्वर्ग भी होता है। उसी तरीके से पृथ्वी होता है। नेक्स्ट हम सरस्वती भी हम कहते हैं, इसी शब्द का एक मीनिंग होता है। सूर्य भी हमारा एक मीनिंग होता है, और बैल, ठीक है, इत्यादि। तो देखिए ये हमारे जितने शब्द हैं ये कहीं ना कहीं गो के हमारे क्या हैं, ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, बाण हमारा अनेकार्थी शब्द है, कन्फर्म है। उसके बाद आप देखेंगे वज्र, देखिए वज्र भी हमारा अनेकार्थी यहाँ पे शब्द है। गाय भी हमारा अनेकार्थी शब्द है। तो जो हमारा नहीं है वो क्या है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ हमारा नहीं, और हमको पूछे भी वही है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गो का अनेकार्थी नहीं है, तो कन्फर्म है श्रेष्ठ, मतलब ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। फिर कह रहा है कि इस वाक्य का तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली यहाँ पे हमको बात करना है कि ये तुलनात्मक, हमको विशेषण की बात करनी है कि ये क्या टर्म होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन की या किसी भी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से क्या होता है, तुलना की जाती है। अब देखिए तुलना अगर यहाँ पे की जाती है तो अब यहाँ पे देखिए ये देखा जाए तो तुलनात्मक हमारे जो विशेषण है वो मूल्य तीन प्रकार के होते हैं। देखिए एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मूलावस्था, यानी कि ये मूल अवस्था होती है, ये हमारा मूलावस्था होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे वो होता है हमारा उत्तरावस्था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक सेकंड, हमारा उत्तरावस्था होता है। और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है उत्तमावस्था। तो जब भी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो हमारे तीन तरीके के होते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक एक करके सिखा देता हूँ कि देखिए मूल अवस्था हमारा क्या होता है। मूल अवस्था में क्या होता है कि जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही होती है, यानी कि किसी दो का नाम ही नहीं आता, एक ही वस्तु या व्यक्ति की बात हो रही होती है, उसके गुण के बारे में बताया जाता है ना, उसका स्वभाव कैसा है, उसमें क्या कमी, ये सारी बातें। तो इसमें याद रखिए केवल सिंगल पर्सन की बात होगी, किसी और का नाम नहीं आएगा। तो ऐसे में हम बात करेंगे वो मूल अवस्था होती है। अब बात करते हैं कि उत्तरावस्था क्या होती है। इसमें दो व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है ना, राम ने श्याम से ज़्यादा काम किया। तो इसमें दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया जाता है, तो वो उत्तरावस्था होती है। और देखिए इसमें तीसरा हमारा होता है उत्तमावस्था, इसमें दो से ज़्यादा। अगर हम दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो जा करके हम बात करते हैं ये हमारी तुलनात्मक विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, तो उत्तमा। अब आप क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र, देखिए सबसे अच्छा। अब देखिए इसका मतलब समझिए, सबसे अच्छा का मतलब होता है कि जितने भी खिलाड़ी होंगे उनमें सबसे अच्छा, यानी दो से ज़्यादा की कन्फर्म बात हो रही है। तो अगर सबसे अच्छे की यहाँ पे बात हुई तो कन्फर्म है हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि उत्तमावस्था। ठीक है, क्योंकि उत्तमावस्था में भी हम दो से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अड़ा किस प्रकार का व्यंजन है। अब देखिए जब भी आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो आपको पता है कि उसमें हमारा स्वर और व्यंजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन की हम बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद ही हम किसी भी उच्चारण
यानी किसी भी चीज़ का हम उच्चारण करते हैं व्यंजन, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हमको पता है कि जब किसी चीज़ का हम उच्चारण करते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये स्वर कितने होते हैं। देखिए टोटल हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि टोटल हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 42 होते हैं, यानी कि 42 होते हैं। अब जब ये दोनों मिला दिए जाएं तो ये टोटल बन जाते हैं हमारे, ठीक है, 53। अब इसी में हम बात करेंगे कि इन्हीं में से हमारे उच्चारण का नाम लिया जाता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि उच्चारण कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी, ठीक है, ये हमारा एक होता है। इसमें क्या क्या हमारे लेटर आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे कि स्पर्श संघर्षी। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें होता है कि का से लेके द तक, ठीक है, का, फिर खा, गा, घा, आना, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जा, फिर झा, ठीक है, इया, फिर टा, ठा, डा, ढा, आना। उसके बाद बात करेंगे तो ता, फिर था, दा, ठीक है, दा के बाद धा, ना, फिर पा, फा, पाफा के बाद बा, भा, मा, और उसके बाद आपको अड़ा और दा। ये तो देखिए ऑलरेडी हो चुका है शायद, ठीक है, अड़ा ये भी आया और ये दा आया। तो इतने याद रखिएगा, इनमें से अगर एग्जाम में कोई भी लेटर आता है वो हमारे सभी क्या होते हैं, वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। एक दूसरा भी हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कि अंतस्था। एक ये हमारा होता है व्यंजन का प्रकार। इसमें देखिए क्या क्या आता है, इसमें हमारा आता है या, रा, ला, वा। ये हमारे 4 आते हैं इसमें, और ये लगभग 27 हमारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जिसको बोलते हैं ऊष्म। अब देखो ऊष्म अगर व्यंजन हमारा आ रहा है तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे श आते हैं, स, फिर स और स और हा। ये हमारे टोटल 4 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आगत, ठीक है। तो ये हमारा ये भी याद रहे। मैं क्यों समझा रहा हूँ, तो क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। आगे वाले आने वाले के एग्जाम में इनमें से हो सकता है कोई लेटर आपको पूछ ले, तो आपको याद करना है। तो आगत में आपको यहाँ पे लेटर जो आते हैं वो आता है जा और फा। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो संयुक्त। एक हमारा लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं संयुक्त। अब देखिए संयुक्त में हमारा जो होता है वो होता है छ, फिर त्र, उसके बाद ज्ञा और स्रा। तो अब आपको आई थिंक जितने भी लेटर आएंगे तो उनको लेटर को देखते हुए आप समझ जाएंगे यहाँ किस प्रकार के व्यंजन है। तो देखिए हमारे एग्जाम में आया था अणा, तो आप अणा को देखते ही आपको ध्यान से समझना है कि ये हमारा स्पर्श संघर्षी में आ रहा है। देखिए यहाँ पे अणा आपको दिखा हुआ है ना। तो ये हमारा जो स्पर्श संघर्षी में आ रहा है, तो कन्फर्म है हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 4th। इसमें कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक। अब देखिए ये हमारा आपको याद है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि एक हमको एक सेंटेंस दिया रहता है। सेंटेंस को पढ़ के हमको उसके लिए एक सुटेबल वर्ड यूज़ करना होता है, जिसको बोलते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए स्थिर रहता है तो इसको आपको याद रखना है कि स्थिर रहने वाले को हम बोलते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। ये आपने बेसिक लेवल में भी पढ़ा होगा। तो सीधे यहाँ पे है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है वो हमारा उसको कहते हैं युधिष्ठिर। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि भाई घोटक हमारा जो है वो किस प्रकार का शब्द है ना। यानी कि देशज है कि तद्भव है कि फारसी है तत्समय। देखिए ये मैं आपको समझाता हूँ ये घोटक है क्या। देखिए आपको पता है हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कोई लोकल लैंग्वेज है ना, कोई स्टेट लेवल पे लैंग्वेज है। तो आपको पता है हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज किया जाते हैं, चाहे वो संस्कृत से लिए जाएं या कहीं से भी लिए जाएं। तो देखिए देशज हमारा, अगर मैं बात करूँगा घोटक, तो मैं सीधे पहले आंसर बता दूं कि घोटक किस प्रकार का शब्द होता है, वो हमारा आंसर होगा देशज, ठीक है। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि जो देशज हमारा है इसका सीधा मतलब है कि वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, यानी कि जो देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं देशज। तो हमारा जो घोटक है ये स्थानीय भाषा से लिया ही एक शब्द है, ये कहीं फारसी लैंग्वेज का नहीं है, ना ही हमारा संस्कृत से इस टाइप से लिया। ये हमारा जस्ट लैंग्वेज में हमारा घोटक ही यूज़ होता है, इसलिए ये क्या है हमारा देशज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर।
अब आइए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 86 की बात करेंगे। अब 86 में कह रहे हैं कि आपको दो डॉट बने हुए हैं, इसमें कह रहा है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ चलिए मैं चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपको बताते हैं। अब आप सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत तरीके के चिन्ह बन के आते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से चिन्ह आ सकते हैं और उनको हम कैसे समझेंगे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि हमको एक बड़ी सी लाइन ऐसे मिल सकती है, तो इसको आपको समझना है कि इसको हम कहते हैं कि पूर्ण विराम। ये हमारा पूर्ण विराम कहलाता है। फिर आगे हम देखते हैं कहीं आपको अगर एक बिंदी और एक ऐसे कॉमा अगर मिलता है, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। तो ये हमारा अर्ध विराम होता है। फिर हम आगे अगर बात करेंगे कि केवल सिर्फ और नीचे हमारा एक कॉमा अगर होता है तो उसको बोलते हैं अल्प विराम। तो ये हमारा नेक्स्ट है अल्प विराम होता है। फिर अगर हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन मार्क लगा दें तो ये होता है प्रश्न चिन्ह, ऐसे भी आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये हमारा प्रश्न चिन्ह होता है। उसके बाद अगर मैं इस तरीके का चिन्ह यूज़ करूँगा, इसको हम कहते हैं आश्चर्य चिन्ह। जब कभी कभी कोई चीज़ देखने से या सुनने से आपको आश्चर्य महसूस होता है तब हम कहते हैं कि हमारा आश्चर्य चिन्ह है। या फिर इसको कहते हैं हम क्या, विस्मयादि चिन्ह। ये हमारा विस्मयादि चिन्ह होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर केवल डैश बना हो तो इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। आपको ये निर्देश दे रहा है तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह होता है, या इसको हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं संयोजक चिन्ह। और फिर आगे हम बात करेंगे तो ये कोष्टक आपको पता ही है कि हमारे कोष्टक, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्टक। ये हमारा मंझला कोष्टक होता है और ये हमारा छोटा कोष्टक होता है, तो इसको हम कोष्टक से जानते हैं। फिर आपको नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से दो हमें ऊपर की तरफ एक कॉमा मिल जाता है, या फिर आपको डबल भी हो सकता है कि दो हमारे ऊपर कॉमा होंगे, दो छोटे नीचे कॉमा होंगे, इस तरीके से बंद रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि अवतरण चिन्ह। ये हमारा अवतरण चिन्ह होता है या फिर उद्धरण। ठीक है, तो ये हमारा अवतरण चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर यहाँ पे छोटे छोटे दो साइन हैं, ठीक है, ये दो चिन्ह हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह या फिर यहाँ पे कहते हैं विसर्ग चिन्ह। ये हमारा होता है विवरण चिन्ह, विवरण या फिर विसर्ग। तो आपको पता है कि संस्कृत में आप यूज़ करते हो विसर्ग का मतलब जैसे दुख है ना, तो आपको पता है कि दुख में हम जैसे लिखते हैं तो इस तरीके से आप लिखते हो विसर्ग लगा देते हैं, तो सीधे मतलब ये विसर्ग हमारा होता है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद और भी कई सारे हमारे होते हैं तो उतने इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आध और लिख देता हूँ कि कई बार आपको नीचे देखिए कॉमा ऐसे मिल जाएगा कई बार, तो इसको हम कहते हैं कि पुनरुक्ति है। ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हमारा होता है। और उसके बाद कहीं कहीं हमको ये छोटा सा ऊपर ऐसे एक हम लगा देते हैं कैप, इसको बोलते हैं त्रुटि बोधक। कहीं पे गलती हो गई तो मैं ऐसे यूज़ करते हैं तो इसको हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो आई होप इतने सारे अगर आपको चिन्ह याद हैं तो काफ़ी नॉलेज है आपको चिन्हों के बारे में, तो आपको सीधे मतलब कह रहा है कि ये जो हमारा चिन्ह है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो सीधा मतलब हमारा विसर्ग चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। इसको तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे अगर आपने प्रॉपरली हिंदी आती है आपको। तो ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। आपको ये बताना है कि इनमें से हमारा जो सही शब्द है वो हमारा कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा बताइए कौन सा शब्द सही लिखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला वाला परिस्थिति नहीं होता है कभी, ये गलत है। उसके बाद परिस्थिति, ये भी गलत है। और ये परिस्थिति यानी कि ये गलत है। हमारा सही कौन सा है, सेकंड वाला परिस्थिति। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो राइट होगा वो हमारा है सेकंड वाला, कि परिस्थिति हमारा इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या चीज़ है। इसमें देखिए कह रहा है कि हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, ये किस तरीके का वाक्य है। अब देखो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, बता रहा किस तरीके का वाक्य है। तो देखिए सभी हमारे वाक्य अलग अलग हैं, किसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं, किसी को मिश्र वाक्य, किसी को सरल और विशेषण। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, ये हमारा जो है ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये हमारा जो संयुक्त वाक्य है इसमें हम देखेंगे कि अब ये संयुक्त वाक्य है क्या। संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखिए आपको समझनी पड़ेगी कि क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए संयुक्त हमारा जो वाक्य होता है वो होता है क्या है, जब ऐसे मान लीजिए कि संयुक्त वाक्य में
दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाएगा वो मैं आपको देखिए लिख रहा हूँ। या तो और करके वाक्य जुड़े होंगे, या एवं करके जुड़े हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं तथा हो सकता है, या फिर या करके जोड़ सकते हैं, अथवा करके हम दो वाक्य सरल वाक्यों को जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम इसलिए भी लगा सकते हैं कई जगह पे, कि वहाँ वहाँ पे आया इसलिए मैं उसने ऐसा कहा। अतः का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर भी, फिर भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो, या फिर नहीं तो, ठीक है, नहीं तो करके भी हम दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। किंतु परंतु हो सकता है, तो ये हमारा किंतु है, ये परंतु है। उसके बाद लेकिन भी हो सकता है ना। उसके बाद पर लगा के भी हम उसको जोड़ सकते हैं। आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तब जा कर के हम मानेंगे वो वाक्य हमारा कैसे है, वो संयुक्त वाक्य। तो आप यहाँ पे सोचिए कि हमको जो दिया है, ये लिखा हुआ है कि हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पर भी आया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फिर भी, है ना, या पर भी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ पे इस लेटर का यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा जो वाक्य तो कन्फर्म है कि ये कैसा वाक्य है, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए मुहावरा पूछा गया, तो आप याद करके जाइएगा। एक मुहावरा आपको एग्जाम में श्योर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि भाई खटाई में पड़ना जो हमारा मुहावरा होता है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी कठिन परिश्रम होता है, या फिर शक्तिहीन हो जाना इसका मीनिंग होता है, या फिर गुम हो जाना इसका मीनिंग होता है, या फिर झमेले में पड़ना इसका मीनिंग होता है। तो देखिए बहुत आसान है ये। आपको सीधे पता है कि खटाई में पड़ने का सीधा मतलब होता है कि झमेले में पड़ना। ठीक है, खटाई में अगर कोई चीज़ पड़ गया मतलब उसको झमेले में पड़ना कहते हैं। तो इसलिए हमको इसको डायरेक्टली याद रखना है कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झमेले में पड़ना। और देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये 2018 के सोल्यूशन का। इसमें आपको सीधे बोल रहा है कि भाई उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने हैं, है ना, जो हम उच्चारण करते हैं उसके हमारे कह रहा है कि प्रमुख तत्व बताने हैं। तो ये देखिए ये भी हमको याद रखना कि डायरेक्ट की हमारे जो उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं वो चार होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हमारा इसका भी करेक्ट होगा, और इसके पहले वाले में भी हमारा फोर आंसर करेक्ट था। तो इस तरीके से हमने जो आपको 2018 का हिंदी का पोर्शन मैंने कराया है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो क्वेश्चन मैंने आपको 10 कराए हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरीके से बाकी जो हमारे पोर्शन हैं उनके भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहिए, और जितना हो सके उतना शेयर भी करिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर तरीके के डाउट्स को क्लियर करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।